तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन जो है वो रैपिड रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा फास्ट रहेगा। तो एग्जाम के हिसाब से है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वॉर्नर्स थ्योरी। ये वॉर्नर्स थ्योरी क्या है? वॉर्नर थ्योरी में मेनली मेटल की दो वैलेंसी बताए, ठीक है। एक तो है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, और दूसरी वैलेंसी है सेकेंडरी वैलेंसी। अब क्या होता है, मान लो ये अपना कंपाउंड है K2PtCl4। यहाँ पर जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके जो बाहर है, आउटर साइड में है, उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है। दैट मीन्स कि प्राइमरी वैलेंसी अगर अपन जो इस पूरे कंपाउंड को वाटर के अंदर डालें तो ये वाटर के अंदर क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, जिसमें कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है। PtCl4 जो होता है वो अलग रहता है और पोटेशियम जो है वो आयोनाइज्ड हो जाता है। तो इस तरह से ये प्राइमरी जो है वो आयोनाइजेबल होती है और सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी जो यहाँ पर लिगेंड जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये है सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये नॉन आयोनाइजेबल होती है क्योंकि ये पूरा कंपाउंड ही जो है वो वाटर के अंदर रहता है कंप्लीटली आयन के फॉर्म में। अब अगर दोनों की बात करें तो जो ये पोटेशियम है, यहाँ पर आप देख रहे हो K+, इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और ये जो होता है ये पोटेंशियल नॉन डायरेक्शनल होता है। और जबकि ये जो क्लोराइड है ना, ये क्लोराइड होता है डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या? नॉन डायरेक्शनल का मतलब है जिनका जो है वो शेप से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो शेप में नहीं गिने जाते, ये इधर उधर घूमते रहते हैं, इनको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। डायरेक्शन का मीन्स है, डायरेक्शनल का मीन्स है जो स्पेस में कुछ अरेंजमेंट लिए हुए होते हैं, जो शेप में उनका कुछ ना कुछ योगदान होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कैसी होती है, डायरेक्शनल, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो होती है नॉन डायरेक्शनल, उनका डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता है। अब अगर बात करें अपन इनकी टर्मिनोलॉजी की, तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो अगर अपन इस कंपाउंड को देखें, दैट इज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो यहाँ पर आप देखोगे प्लेटिनम है, अमोनिया है 2 और क्लोराइड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। या फिर ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डोनर एटम, है ना, उस कंपाउंड में नंबर ऑफ डोनर एटम, पूरे कंपाउंड की बात कर रहा हूं, ठीक है, कितने होंगे, तो वो बोलेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट टू मेटल, ठीक है। ये सब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपली अगर अपन को देखना है तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं मेटल से, कितने, तो यहाँ पर और 1, जैसे ये 2 बॉन्ड इसने बनाए और 2 बॉन्ड किसने बनाए? इसने। तो टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया? टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो इस तरह से ये अपन को देखना है। होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या है? उससे पहले सेंट्रल मेटल कौन सा है? सेंट्रल मेटल वो है जिससे लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल कौन है? प्लेटिनम, सिंपल, ठीक है। फिर लिगेंड कौन है? जो भी सेंट्रल मेटल के अलावा जो भी है यहाँ पर वो सारे क्या है? लिगेंड्स है। तो यहाँ पर अमीन भी लिगेंड्स है और क्लोराइड भी क्या है? लिगेंड्स है। अब अपन बात करते हैं होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ पर अगर मैं देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है प्लेटिनम Cl4, है ना, इस टाइप का कोई कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखो मेटल के साथ में वन टाइप के, अगर एक ही टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हो तो इसको बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर मोर देन वन टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हो तो इसको बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटिनम के साथ है अमोनिया 2 है और साथ में 2 ही क्या है? क्लोराइड है, ठीक है। इसको बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिंपल है। फिर बात आती है लिगेंड की, है ना। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं
जो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अब ये मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहे हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इनकी होती है डेंसिटी, क्या होती है, डेंसिटी। तो व्हाट इज द डेंसिटी, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट्स बाय अ लिगेंड। अगर कोई भी लिगेंड कितने डोनर एटम देता है, सॉरी डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने डोनेट करता है, उसको अपन बोलते हैं डेंसिटी। या ये कह सकते हैं कि एटम जो है कितने हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोनो डेंटेट की बात करूं, मोनो डेंटेट का मतलब है जो वन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है, किसको, मेटल को। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई लिगेंड है, सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, वन। बाई डेंटेट का मतलब है जो टू इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, टू। फॉर एग्जांपल मान लो ये मेटल है, तो एक लिगेंड है जो टू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, टू बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही ट्राइडेंटेट है ना, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करेगा। तो कितने बॉन्ड बनेंगे, हाउ मेनी बॉन्ड आर फॉर्म्स, देयर आर थ्री बॉन्ड्स आर फॉर्म, ठीक है। इस तरह से एक लिगेंड ही थ्री बॉन्ड बने, ऐसे ही टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एनायनिक लिगेंड की। एनायनिक लिगेंड कौन कौन से होते हैं, एनायनिक लिगेंड का मतलब है जिनके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। तो वो कौन कौन से हैं, है ना। तो इनका सिंबल और साथ में उनके लिगेंड के नेम है। फ्लोराइड है ना, जिसको फ्लोरिडो बोलते हैं, क्लोराइड को क्लोरिडो बोलते हैं, ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो बोलते हैं, आयोडाइड को आयोडो बोलते हैं, साइनाइड को साइनिडो या साइनो बोलते हैं। ऑक्सीजन O-2 को ऑक्सो बोलते हैं, OH- को हाइड्रोक्सो बोलते हैं, SO4 2- को सल्फेटो, NO2- को नाइट्राइटो या नाइट्रो, CH3CO- को एसीटेटो कहते हैं, ठीक है। अगर अपन न्यूट्रल लिगेंड की बात करें जिनमें कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज क्या होता है, जीरो, टोटल चार्ज, सम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कौन कौन से हैं देखो, अमीन है, सेकंड है कार्बोनिल CO, H2O एक्वा, NO4 नाइट्रोसिल, CH3NH2 मिथाइलअमीन, O2 डाई ऑक्सीजन, NH2CH2CH2NH2 को बोलते हैं एथाइलिन डायमीन, PPS3 को बोलते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फीन, NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, CH3NH2 को बोलते हैं मिथाइल अमीन। यहाँ पर NO जो है वो कैटायनिक लिगेंड का भी कभी कभी काम करता है, जिसको NO+ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन बात करते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन कौन से होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब है कि वो लिगेंड जहां पर टू डोनर एटम्स होते हैं, कितने, टू डोनर एटम होते हैं, बट वन टाइम में वो एक ही डोनर एटम जो है वो बनाता है बॉन्ड, किससे, मेटल से। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से है, ये मेटल है, इस मेटल से NO2 जो है वो अगर नाइट्रोजन से बनाता है तो इसको बोलते हैं नाइट्रो N। अगर ये NO2 जो है वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है तो इसको बोलते हैं नाइट्रो O। ऐसे ही थायोसाइनेटो जिसको अपन बोलते हैं SCN-, या ऊपर वाले को बोलते हैं NO2- और थायोसाइनेटो को क्या बोलते हैं, SCN-। अगर ये सल्फाइड से बनाता है तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो S, और अगर ये नाइट्रोजन से बनाता है तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो N। यहाँ पर एक और होता है CN-। CN- में अगर कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो इसको बोलते हैं साइनो, अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनो। अब ये तो हो गए मोनोडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। इथाइलिन का मतलब होता है C और C, डायमीन का मतलब है टू अमाइन जो है वो जुड़े हुए, ये लो टू अमीन अपन ने जोड़ दिए। अब आप जो वैलेंसी यहाँ पर पूरी कर लो, ये है इथाइलिन डायमीन। यहाँ पर डोनर एटम कौन है, दोनों नाइट्रोजन, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। दूसरा है ऑक्सिलेटो, ऑक्जेलिक एसिड से बनता है ऑक्सिलेटो, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं OX-2। इसके अगर अपन 2H+ जो है वो एक्सट्रैक्ट कर देते हैं तो ये क्या बनता है, COO- और COO-। तो ये फॉर्मूला बन गया C2O4-2, ये होता है ऑक्सिलेटो। फिर होता
अब अपन बात करते हैं नेमिंग के लिए। सबसे पहले अपन को सीखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए कि लिगेंड्स पर जो है वो कितना चार्ज है, उसके लिए अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। लिगेंड्स का चार्ज, न्यूट्रल लिगेंड कौन से हैं, बाइडेंटेड लिगेंड कौन से, इन पे क्या क्या चार्ज है। तो सिंपली क्या करना है, मेटल को मानना है क्या, एक्स। अब मुझे पता है कि यहाँ पर अमीन पर कितना होता है चार्ज, जीरो। तो जीरो इंटू कितने अमीन है, 6, तो ये हो जाएगा। क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, एक क्लोरीन पर होता है -1, तो 3 पर कितना हो जाएगा, उसको कर लेते हैं। और टोटल जो है वो चार्ज कितना है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 माइनस 3 इक्वस टू 0। तो x इक्वस टू क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ पर मेटल पर चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। वेरी सिंपल। अब अगर वेनेडियम की बात करूँ तो इसको मानते हैं अपन x। ऑक्सीलेट का अपन ने कहा था 1 ऑक्सीलेट पर कितना है, C2O4 है, सॉरी, ठीक है। 1 ऑक्सीलेट पर कितना है, -2। तो ये -2 इंटू 3 ऑक्सीलेट है, तो टोटल हो जाएगा -6 प्लस चार्ज कितना है इसके ऊपर टोटल, -3। तो इसको कैसे करना है, इक्वस टू -3 टोटल चार्ज। तो ये क्या आ जाएगा, x -6 इक्वस टू -3, x इक्वस टू +3। दैट मीन्स वेनेडियम पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। तो दो टाइप से हो सकता है, एक तो ये हो कि पॉजिटिव पहले हो और जो अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो या कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो वो कहा हो, बाद में हो। या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो वो पहले लिखी हुई हो और जो अपना काउंटर आयन है वो कहाँ लिखा हुआ हो, बाद में लिखा हुआ हो। तो अगर ऐसी कंडीशन है जब काउंटर आयन क्या लिखा हुआ हो, बाहर लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब है जो अपना कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है। और इधर अपन देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों टाइम जो अलग अलग टाइप का नोमेनक्लेचर चलेगा, हमेशा पॉजिटिव को पहले लिखा जाता है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो चाहे वो काउंटर आयन हो। यहाँ पर काउंटर आयन पहले है, पॉजिटिव है, तो इसको काउंटर आयन को सबसे पहले लिखेंगे काउंटर आयन। उसके बाद किसको लिखेंगे, लिगेंड को, और उसके बाद किसको लिखेंगे, मेटल को। लेकिन अगर अपना कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो हमेशा मेटल के नाम के पीछे 8 लगा के ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर के अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से जो है वो अपन जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अगर अपन बात करते हैं कि अपना जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव है, तो सिंपली सबसे पहले वही लिगेंड लिखेंगे, उसके बाद मेटल, मेटल के बाद और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रोमन नंबर्स में लिखेंगे, और सबसे लास्ट में लिखेंगे काउंटर आयन। ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव को हमेशा लिखना है पहले, उसके बाद लिखना है नेगेटिव को। ये जनरल रूल है। अब आती है लिगेंड के नाम कैसे देवें। लिगेंड का नाम देने के लिए हमेशा यूज करना है हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड हो तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है। अगर एक ही लिगेंड मोर देन वन हो तो क्या करना है, 2 लिगेंड हो तो बाई, 3 लिगेंड हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से यूज करना है। अगर लिगेंड में खुद में क्या हो, बाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा हो, तो आपको क्या यूज करना है, बिस, ट्रिस और टेट्रा किस। या फिर लिगेंड जो है वो ऑर्गेनिक हो। तो फॉर एग्जांपल एक देखते हैं अपन एग्जांपल, जैसे अपन को दिया हुआ है ये वाला कंपाउंड, ठीक है, इसका अपने को क्या करना है, नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर है इसका +3। अब अपन को क्या करना है, +3 आ गया। अब अपन को पता है कि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव का पहले लिखेंगे। इसमें भी किसका नाम पहले लिखेंगे, लिगेंड का। तो लिगेंड कितने, 6 है। तो यहाँ पर क्या लिखा अपन ने, हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, है ना, मेटल का नाम आ गया। उसके बाद अपने को पता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद आएगा सिंपल काउंटर आयन जिसका नाम है क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का नाम पहले लिखना है। तो पहले किसका नाम लिखना है, पहले हमें नाम लिखना है पोटेशियम का, ठीक है। ठीक है, तो पहले हमें नाम लिखना है पोटेशियम का। तो ये हमने नाम लिख दिया पोटेशियम का, ठीक है। अब
आ गया ये कंपाउंड। और मैंने आपको कहा है कि जब भी ये नेगेटिव हो तो मेटल के नाम के पीछे क्या लगेगा, 8। मेटल के नाम के पीछे क्या लगेगा, 8। तो पहले तो अपन को लिगेंड का लिखना है, लिगेंड कितने, 4। तो अपने इसके नाम में क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो लिख दिया। फिर है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम का क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। और प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, सिंपल वही फॉर्मूला निकाल लेते हैं अपन। पोटेशियम है +2 प्लस पता नहीं प्लेटिनम का x माइनस का 4 इक्वस टू कितना है, 0। तो x इक्वस टू क्या हो गया, प्लस का 2। तो प्लेटिनम के पीछे आ जाएगा ये सेकंड। तो ये अपने लिए क्या हो गया, नेम। फिर अगर अपन बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो इसकी सिंपल 4-5 अपन ये देख लेते हैं। जियोमेट्री बताता है, जियोमेट्री क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप अराउंड द मेटल एटम, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, ओवरलैपिंग। ये बता रहा है मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स फॉर्मेट करते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक बिहेवियर, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर की क्वालिटेटिव तो बता देता है कि ये मैग्नेटिक है या नहीं है, लेकिन क्वांटिटी के बारे में ये नहीं बताता है। क्वांटिटी के बारे में जो आगे चलकर पता चलता है, ये बताता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। और अगर सारे उस कंपाउंड के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक होंगे। इसने ये भी बताया हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 sp3d dsp3 d2 sp3 sp3 d2, ये जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया। सबसे पहला अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने बनाते हैं, 2, सेम शेप और सेम साइज के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर अपन को सेट करना हो तो इस तरह से सेट करेंगे, है ना, एकदम लीनियर पोजीशन में। हमें मैक्सिमम ऑर्बिटल को मैक्सिमम जो है डिस्टेंस पर रखना है ताकि रिपल्सन जो है वो कम से कम हो। 180 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल होता है। शेप कैसी आती है, लीनियर। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आए तो आपको शेप कैसी रखनी है, लीनियर। मेटल को रखना है हमेशा बीच में। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मेटल का है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं sp2 की, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखो, sp2 का मतलब है 1s और 2p ऑर्बिटल, ये मिलकर क्या बनाएंगे, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को इस तरह से अपन को सेट करना है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहे। तो मान लो ये a है ना, और मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना है तो ये इस तरह से रह सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये सारे एक ही प्लेन में है, सारे एटम ए और बी सभी जो एक ही प्लेन में, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें जो एंगल है वो आप देख ही पा रहे हो, 120 डिग्री है। तीनों एंगल कौन से है, 120 डिग्री है। तो ये कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर अपन बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो वो क्या होता है, देखिए थर्ड नंबर, थर्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, ये जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को किस तरह से सेट करना है, इस तरह से सेट करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है टेट्राहेड्रल। तो ये क्या बनाते हैं, हमेशा टेट्राहेड्रल। इनका जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट का, इनका जो है वो एंगल होता है। फिर आते हैं फोर्थ, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, 1d होता है और प्लस 1s होता है प्लस 2p ऑर्बिटल होते हैं। तो ये मिलकर जो है वो 4 DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। कितने, 4। तो 4 को किस तरह से सेट करना है, 4 को इस तरह से सेट करना है। आप देख रहे हो बीच में क्या है, मेटल है, ये बीच में क्या है, मेटल है। और इनके
जो अराउंड जो है वो लिगेंड लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो 4 लिगेंड और मेटल है, ये सारे के सारे प्लेन में, एक ही प्लेन में है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें फोर्थ फिफ्थ की, तो यहां पर चाहे अपन ले लें sp3d या अपन ले लें dsp3, दैट मीन्स 1d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल और 3 क्या होंगे, p ऑर्बिटल। दैट मीन्स 5 या तो dsp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे या फिर 5 जो है वो sp3d ऑर्बिटल बनेंगे। ये सारे ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होंगे। देखिए 3 तो है एक ही प्लेन में, 1 2 3, एक अपर एंड 1 लोअर, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो जब भी DSP3 या sp3d हाइब्रिडाइजेशन इस चैप्टर के अंदर आए तो आपको जो है वो स्ट्रक्चर बनानी है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड कहाँ बनेगा, नीचे। अब अपन बात करते हैं 6 नंबर की sp3d2 या फिर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ पर क्या होता है, 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड 2 d ऑर्बिटल अगर होंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, sp3d2 या d2sp3 ऑर्बिटल जो है वो बनेंगे। कितने बनेंगे, टोटल 6 बनेंगे। 6 बनेंगे तो 6 बॉन्ड होगा, 6 बॉन्ड होगा तो मेटल से 6 बॉन्ड बना लो, तो मेटल से 6 बॉन्ड इस तरह से बनेंगे और इस स्ट्रक्चर को अपन जो है वो क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर एक तो है sp3d2 और एक है d2sp3, इनमें क्या फर्क है, इनमें ये फर्क है कि अगर आउटर ऑर्बिटल काम में लेते हैं, 4d के ऑर्बिटल काम में लेते हैं तो sp3d2 होगा। अगर इनर ऑर्बिटल मतलब 3d के ऑर्बिटल काम में लेते हैं तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन और इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल जो है वो यूज में ले रहे हैं। अब बात करते हैं अपन कि हाइब्रिडाइजेशन को अपन को कैसे निकालना है। तो मैं सीधा सा शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन को अपन को यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कैसे निकालना है। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मेटल कैसी है, 3D की है, मेटल कौन सी है, 3D की मेटल है, और उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो +3 और +3 से कम है, और साथ में उसके जो लिगेंड है वो कौन से है, H2O, F-, Cl-, है ना, या Br- है, तो आपको जो है वो पेयरिंग नहीं करवानी। अब ये क्या बोला है वो अपन समझेंगे, है ना, पेयरिंग नहीं करवानी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। फिर जितने भी ऑर्बिटल आपके यूज है उस हिसाब से उसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। पेयरिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवानी है या नहीं करवानी है ये अपन को पता चलता है। तो आगे अपन कुछ एग्जांपल लेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फटाफट अपन 4 जो है वो मोस्ट प्रोबेबल जो एग्जांपल है वो देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है CONH3 6, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, ये अपन को मान लो एग्जाम में दे रखा है 3+। ठीक है, ये अपन को दे रखे हैं। अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट अपन अगर निकाले CO की, तो यहाँ पर देखो अगर x प्लस 0 इक्वस टू +3, दैट मीन्स x इक्वस टू क्या आ गई, +3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल CO का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल CO का, सिंपल CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d7। ठीक है, अब CO+3 का लिख दो, CO+3 का दैट मीन्स है कि 3 इलेक्ट्रॉन आउट गए हैं तो 4s0 और ये हो गया 3d6। तो अब जो है
अब जो है अपन को क्या करना है, CO+3 है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला, ठीक है, ये क्या मिला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेक करो कि कौन सा जो है वो अपने पास लिगेंड है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 अभी बताया था, और लिगेंड अपने पास कौन सा है, अमोनिया है, और अमोनिया है तो आपको जो है वो पेयरिंग करवानी है। तो अपन जनरली तो क्या भरते थे, इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से भर देते, है ना। लेकिन अब अपन को क्या करना है, मुझे पता है कि यहाँ पर क्या है, अमोनिया, अमोनिया में पेयरिंग होगी, क्या होगी, अमोनिया में पेयरिंग होगी। अगर पेयरिंग होगी तो आपको क्या करना है, पेयरिंग करवानी है आपको, इस तरह से नहीं भरना है, तो आपको किस तरह से भरना है, इस तरह से। 1 2, अब सीधा पेयरिंग करवानी, 3 4 5 और 6 इस तरह से करा अपन ने, है ना। अब क्या करना, अब देखो कि कितने यहाँ पर, हाउ मेनी लिगेंड्स आर प्रेजेंट, है ना, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, और सारे मोनोडेंटेड है, दैट मीन्स आपको 6 जो है वो नियरेस्ट, है ना, लोवेस्ट एनर्जी के क्या चाहिए, ऑर्बिटल। तो पहला तो ये पड़ा आपके पास, फर्स्ट सेकंड, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 और ये 6 अपन को मिल गए क्या, ऑर्बिटल। अब इन 6 ऑर्बिटल ये सारे क्या है, एम्प्टी है, और इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कौन दे देगा, अमोनिया, तो एक अमोनिया ने दिया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड अमोनिया ने दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड अमोनिया ने दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर फोर्थ अमोनिया ने दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर फिफ्थ अमोनिया ने दे दिया, और इसी तरह से सिक्स्थ अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो मेरे को बताओ ये क्या बन गया, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन गया, ये बन गया अपना D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब डी देखो, डी इंटरनल आए हैं काम में, तो इनको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इनको एक और चीज भी बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों बोलते हैं लो स्पिन, इनर होगा वो लो उसका, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो अगर ये अलग अलग होते तो इनकी स्पिन प्लस हाफ करके क्या हो जाती, ऐड हो जाती, बट ये क्या हो गए, सात हो गए, तो प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, तो इनकी स्पिन भी क्या हो गई, जीरो। स्पिन का मतलब होता है एस, जो पर इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है, ठीक है। तो ये लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, इसी सीओ की फ्लोराइड के साथ अगर अपन देखें, COF6 के साथ अगर अपन देखें -3, तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 4s0 3d6। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कौन है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर फ्लोराइड है, दैट मीन्स पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। सिंपल जैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं वैसे अपन को जो है वो इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। अब देखो कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, तो अपन को 6 लोएस्ट एनर्जी के जो है वो ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। तो लोएस्ट एनर्जी का वो भी खाली चाहिए, क्यों, क्योंकि एक जो लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाने के लिए एकदम एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये एक फ्लोराइड ने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने, 2 इसने, 2 इसने, 2 इसने और 2 इसने। तो बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल काम में आ गए, देखो जरा, S3p, तो sp3 और 2d, तो sp3d2, दैट मीन्स ये कौन सा हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कैसा हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको जो है वो आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, या फिर इसको हाई स्पिन
कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। बताओ क्यों बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि देखो ये कपलिंग नहीं हुई तो इसका प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ और इसका प्लस हाफ, टोटल कितना हो गया 2। ये तो जीरो ही है, तो यहाँ पर हाई स्पिन क्या हो गई, ज्यादा 2 हो गई, जबकि वहां पर स्पिन टोटल स्पिन कितनी होती है, लो होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाई स्पिन। दोनों के अंदर जो वो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। तो अपन यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं कैसी, ऑक्टाहेड्रल, COF6। इस तरह की अपन जो है वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसको अपन बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक और चीज है, अगर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने का बोले तो बताओ ये मैग्नेटिक है या नहीं है? बिल्कुल पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि यहां पर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपको बोले कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो फॉर्मूला है न्यू इक्वल्स टू रूट एन एन प्लस 2, है ना, और ये किस में आएगा, बोर मैग्नेट्रॉन में। ठीक है, और यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा 4.8 बोर मैग्नेट्रॉन। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल है टेट्राहेड्रल का, NiCl6-2, निकल क्लोराइड 6-2। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। तो अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है, द कॉन्फ़िगरेशन इज द 4s2 3d8। यहां पर एक चीज देखनी है कि निकल का +2 है और क्लोराइड है, दैट मीन्स यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भर दिए। अब अपन को कितने खाली चाहिए, सॉरी 4 है ना, Cl4 है, तो Cl4 के लिए 4 अपने को खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो 1 2 3 और ये अपन को मिल गए 4, ये एक Cl 2 Cl 3 और ये 4। बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है वो कैसी स्ट्रक्चर बनती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। तो यहाँ पर एक Cl 2 Cl 3 एंड 4। अगर ये बताओ मैं पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। म्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो म्यू की वैल्यू यहाँ होगी 2.8 बोर मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं NiCN4 ले लो, चाहे मान लो NiCN4 ले लेते हैं -2। तो सबसे पहले Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 4s0 3d8। अब मुझे बताए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट यहाँ पर साइनाइड एज ए लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग होगी ही होगी। तो पेयरिंग करवाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब अपन को नियरेस्ट जो है वो 4 क्यों लेने, क्योंकि यहाँ पर साइनाइड कितने हैं 4, तो ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, ये एक साइनाइड 2 3 एंड 4। तो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। तो ये Ni ये Cn ये Cn ये भी Cn और ये भी क्या है Cn, तो ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई, स्क्वायर प्लेनर। अगर अपन इसकी बात करें तो ये कैसा है, डायामैग्नेटिक है, और इसके म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब अपन बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, है ना, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है कि ये जो लिगेंड और
जो मेटल होती है वो एज ए पॉइंट चार्ज काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं? पॉइंट चार्ज। और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मतलब प्लस और माइनस के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। सीएफटी कहता है कि ओनली एंड ओनली मेटल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। इनमें लिगेंड के ऑर्बिटल का उतना कोई योगदान नहीं होता है ना। डी ऑर्बिटल जो है वो टू लेवल के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट होते हैं। जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। वो टू और लेवल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। 3 अलग होते हैं और 2 अलग होते हैं। तो इस तरह से टू, एक हाई एनर्जी लेवल का और एक लो एनर्जी लेवल के होते हैं। बात करते हैं अगर स्प्लिटिंग की, तो किस तरह से ये स्प्लिट होते हैं। तो पहली बात है टेट्राहेड्रल। अगर अपन बात करें, टेट्राहेड्रल का मतलब है कि कोई मेटल है, उसके चारों ओर 4 लिगेंड आ रहे हैं। मेटल के है ना अराउंड 4 लिगेंड आ रहे हैं। तो 4 लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन है और मेटल में भी लिगेंड है, तो उससे उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। किनकी? मेटल के ऑर्बिटल की। एनर्जी हाई हो जाने के बाद में ये दो जो है वो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है। दो एनर्जी लेवल में, एक होता है T2 और नीचे वाला होता है E। T2 में 3 ऑर्बिटल होते हैं और E में कितने होते हैं? 2। T2 में dxy, dyz और dzx होता है और E में हमेशा dz2, dx2, y2 होता है। स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इस तरह से होती है। अब टेट्राहेड्रल के अंदर जो है वो अपन इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करते हैं, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। ये जो एरिया, इन दोनों के बीच में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। अब देखो जो T2 होता है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो अगर D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D2 है, D3 है, तो ये किस तरह से होगा वो अपन देखते हैं। D6, D7, D8, D9 और D10 किस तरह से होगा। तो सबसे पहले अपन अगर D1 की बात करें तो D1 का मतलब है D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हमेशा पहले लोअर एनर्जी में जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? यहाँ पर E1 T2 0। अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन भरा, फिर इलेक्ट्रॉन भर दिया लोअर एनर्जी में, तो ये क्या हो गया? E2 T2 नॉट, है ना। T2 में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। अगर D3 होगा तो यहाँ पर देखने वाली बात है टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ये जो एनर्जी होती है डेल्टा टी, डेल्टा टी जो होता है वो लो होता है। कैसा होता है? लो होता है। किससे? पेयरिंग एनर्जी से। एक एनर्जी होती है जिसका नाम है पेयरिंग एनर्जी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीई। पेयरिंग एनर्जी जो है उसकी ज्यादा होती है, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी नहीं लगाएगा, कम एनर्जी लगाएगा। तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है तो पेयरिंग करेगा ही नहीं है, उसकी ज्यादा एनर्जी क्यों यूज करेगा। तो वो सीधा कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर। तो ये कहाँ चला गया? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर। तो अब ये क्या हो गया? E2 T2 1। फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे D4 का अगर बनाना चाहे तो 1 2 3 और ये 4 कहाँ चला जाएगा? इधर। तो ये E2 T2 2। अब अगर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फिफ्थ यहाँ भरा, तो इस तरह से ये फिफ्थ यहाँ भर दिया। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? E2 T2 3। अब सिक्स इलेक्ट्रॉन मुझे पता है इसमें यहाँ जाएगा, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन फिर लोअर एनर्जी में जाएगा, तो अब पेयरिंग होनी क्या हो जाएगी? स्टार्ट। तो E में कितने आ जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन और T2 के अंदर ऑलरेडी कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं D7 की बात करूं तो ये D7 है और D7 का भी इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? इधर। तो ये E4 और T2 क्या हो गया? 3। अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 8 इलेक्ट्रॉन को अपन को कहाँ भरना पड़ेगा? इधर। तो ये क्या बन गया? E4 T2 4। नाइन्थ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कहाँ भरना पड़ेगा? इधर। तो ये क्या बन गया? E4 T2 5। ऐसे ही 10th इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो क्या बन गया? E4 T2 6। तो इस तरह से ये किसका कंप्लीट हुआ? टेट्राहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल की बात करें अगर तो यहाँ पर क्या है? ऑक्टाहेड्रल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? दो टाइप के जो है वो अपने पास होते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, है ना। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो अपन को जो है वो पेयरिंग नहीं करवानी, पेयरिंग नहीं करवानी। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अपन को जो है वो पेयरिंग करवानी।
अब वीक और स्ट्रांग वाले कौन है, तो इसके लिए जो है वो अपन को ये लिगेंड स्ट्रेंथ याद रखनी पड़ेगी। I माइनस वी आर माइनस एस सी एन माइनस सी एल माइनस एस माइनस टू एफ माइनस ओ एच माइनस सी टू ओ फोर माइनस टू एच टू ओ एन सी एस माइनस ई डी टी ए माइनस फोर एन एस थ्री ई एन सी एन माइनस और सी ओ। तो यहाँ पर जो आपको आगे वाले जो दिख रहे हैं लिगेंड्स, ये सारे जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये कैसे लिगेंड है, ये जो सब आपको दिख रहे हैं सी ओ सी एन ई एन, ये सब कैसे है, स्ट्रॉन्ग। और जो ये पीछे वाले लिगेंड है ये कैसे लिगेंड है, ये है वीक लिगेंड। ये कैसे लिगेंड है, वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड में आपको जो है वो पेयरिंग नहीं करवानी है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपको पेयरिंग करवानी है। ठीक है, तो अपन दोनों कंडीशन देख लेते हैं, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं वीक लिगेंड की। H2O, यहाँ पर बस अपन को ये ध्यान रखना है कि अपन को जो है वो पेयरिंग नहीं करवानी है। पेयरिंग नहीं क्यों नहीं करवानी है, क्योंकि ये जो डेल्टा O है ये कम होता है। डेल्टा O जो है वो कम होता है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। और जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है दैट मीन्स पेयरिंग क्यों करवाएगा, कोई अपनी एनर्जी क्यों यूज करेगा। तो अब अपन शुरुआत करते हैं D1 से, है ना। D1 2 3 सारे अपन जो है वो करेंगे। D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10 तक। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर मैं लिख देता हूँ T2G। पहले क्यों लिखा, क्योंकि एनर्जी कम है। ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ T2G और EG। तो शुरुआत करते हैं D1 से। D1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ। तो T2G में 1 और EG में 0। अब D2 अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो D2 का मतलब क्या है, T2G में 2 इलेक्ट्रॉन, EG में 0। D3 का मतलब क्या हुआ, D3 का मतलब हुआ T2G में फिर कितने इलेक्ट्रॉन, 3 और EG में 0। अब मुझे पता है पेयरिंग मुझे नहीं करवानी है, वीक फील्ड, ये सारे कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड है। तो फोर्थ यहाँ पर, तो फोर्थ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो T2G 3 EG 1। फिर 5 लिगेंड होगा तो 5 वाला भी कहाँ जाएगा, EG में। तो T2G 3 EG 2। 6 वाला कहाँ जाएगा, 6 वाला सीधी सी बात है नीचे जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2G 4 EG 2। ऐसे D7 में क्या होगा, D7 का मतलब हो गया ये इलेक्ट्रॉन ये, तो T2G हो गया 5 और EG 2। D8 T2G 6 EG 2। D9 T2G 6 EG 3। D10 T2G 6 EG 4। अब यही चीज मैं अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए कराऊं तो क्या होगा, कौन सा फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब है लिगेंड कैसे स्ट्रॉन्ग, जैसे CN है, CO है, इथाइलिन डाइअमीन है ना, अमोनिया है, ऐसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पर अपन को ध्यान देना है कि पेयरिंग करवानी ही पड़ेगी। पेयरिंग करवाने का क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी जो है वो लो होती है। पेयरिंग एनर्जी किससे लो होती है, इस डेल्टा O से लो होती है। तो एक बार करवा के देखें वही, है ना। D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। ठीक है, इस तरह से जो है वो अपन करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर अपन लिख देते हैं लोअर एनर्जी पहले, फिर EG T2G और EG, सेम यहाँ पर T2G और EG। अब अपन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बताते हैं। D1 में अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है T2G में 1 इलेक्ट्रॉन, EG में 0। D2 का मतलब ये हो गया, D2 का मतलब T2G 2 EG 0। D3 का मतलब T2G 3 EG 0। अब मुझे पता है मुझे क्या करानी है, पेयरिंग। तो 4 में ध्यान रखना है ये नीचे ही जाएगा क्योंकि क्या होगी, पेयरिंग। तो T2G 4 EG नॉट। 5 में क्या होगा, फिर वही इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो T2G 5 EG नॉट। 6 में क्या होगा, फिर वही T2G 6,
है ना, इजी नॉट। 7 में अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे कहाँ डालना पड़ेगा, ईजी में एक इलेक्ट्रॉन, तो T2G6 ईजी 1। 8 में क्या होगा, ईजी में जाएगा इलेक्ट्रॉन, T2G6 ईजी 2। 9 में क्या जाएगा, T2G6 ईजी 3। 10 में क्या होगा, T2G6 ईजी 4। इस तरह से अपन को जो है वो CFT करनी है। लिगेंड स्ट्रेंथ अपन ने पढ़ ही लिए कि वीक लिगेंड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिगेंड को जो है वो इस तरह से अरेंज करना उनके फील्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करने पर जो सीरीज अपन को मिलती है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे आगे होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जो सबसे पीछे होते हैं उनको बोलते हैं वीक लिगेंड, है ना। तो लिमिटेशन की बात करते हैं तो जो VBT है वो कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जबकि CFT जो है वो कलर को ठीक है एक्सप्लेन कर पा रही थी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को VBT जो है वो क्वांटिटेटिवली ना एक्सप्लेन नहीं किया है, क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन कर दिया था कि पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, डायमैग्नेटिक क्यों होगा, पर कितना होगा, क्या होगा, ये नहीं बताया था। स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड को नहीं बताया था इसने, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल तो बता दिया, बट स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बारे में नहीं बताया। ये स्टेबिलिटी को भी नहीं बता रहा था। और CFT की अगर बात करें तो ये बोलता था आयनिक इंटरेक्शन है लिगेंड और इसके बीच में, है ना। और इसने इग्नोर किया किसको, कोवेलेंट कैरेक्टर को इग्नोर किया, जबकि कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। इसने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की मैकेनिज्म को भी प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया, और स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया CFT ने। अब अपन बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म का मतलब है टू और मोर मॉलिक्यूल्स जिनकी जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट या तो उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा, या फिर उनकी जो है वो जियोमेट्री क्या होगी, अलग होगी, या फिर उनके ऑप्टिकल कैरेक्टर जो है वो क्या होंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ऑप्टिकल कैरेक्टर डिफरेंट होंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो पेयर है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनको बोलते हैं आइसोमर, और ये कैरेक्टर कहलाता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो ऐसे आइसोमर को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जियोमेट्री जो है वो डिफरेंट है, तो ऐसे आइसोमर को बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर। और अगर ऑप्टिकल कैरेक्टर डिफरेंट है तो ऐसे आइसोमर को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। तो शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की, किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। इसके अंदर सबसे पहला आता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, देखो कि एक लिगेंड, एक ये एग्जांपल है CuNH3Br, आप देख रहे हो यहाँ पर SO4, यहाँ पर एक बार Br बाहर है और एक बार SO4 अंदर है, तो SO4 2 माइनस आउटसाइड, Br माइनस, है ना, इस तरह से एक बार SO4 माइनस आउटसाइड है और एक बार Br माइनस आउटसाइड है, मतलब कौन है, आयन जो है वो इनर और आउटर जा रहे हैं। तो ऐसे आइसोमर जो है वो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है ना, देखो ये 5, अब SO4 को कहाँ ले आए, अंदर, देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर में Br होगा और इसकी स्ट्रक्चर में SO4 होगा, ठीक है। दूसरा है सॉल्वेट। सॉल्वेट का मतलब है, इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। हाइड्रेट का मतलब है वाटर, है ना, वाटर मींस H2O। इसका मतलब है H2O या तो अंदर होगा या फिर बाहर होगा, है ना। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल जो है वो अगर डिफरेंट हो तो इसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर। यहाँ पर कितने H2O 1, यहाँ पर कितने 2, तो इसको बोलते हैं सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमरिज्म। लिंकेज, लिंकेज का मतलब है लिंक, है ना,
और लिंक किससे आया है, मेटल और लिगेंड के बीच में लिंक होता है, और लिगेंड के कौन से एटम के बीच में, डोनर एटम के बीच में। तो ऐसे एम्बिडेंटेड लिगेंड जो भी होंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड जो भी होंगे वो इस टाइप की जो है वो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ थायोसाइनेट है, अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है एक बार किससे जुड़ा हुआ है, सल्फर से, तो ये जो है कैसी आइसोमेरिज्म कहलाएगी, लिंकेज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस लिंक जो है वो अलग अलग है, एक बार नाइट्रोजन से लिंक हुआ है ना, एक बार किससे, जैसे ये अगर मैं SCN की बात करूं तो एक बार सल्फर से और एक बार अगर ये नाइट्रोजन से, तो ये क्या हो गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, लिंकेज आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या है कि दोनों जो है वो कंपाउंड कैसे होते हैं, दोनों कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CONH3 6 और ये CrCN6, एक प्लस है एक नेगेटिव, दोनों ही क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब क्या होगा, कोबाल्ट के साथ में अमोनिया है और क्रोमियम के साथ में क्या है, साइनाइड है, तो अगला एक कंपाउंड और बनाने, ये दोनों एक ही कंपाउंड है, ठीक है। अगले कंपाउंड में क्या होता है, कोबाल्ट के साथ में साइनाइड आ जाएगा और क्रोमियम के साथ में क्या आ जाएगा, अमोनिया। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में लिगेंड अगर एक्सचेंज हो तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब अपन बात करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है यहाँ पर सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस का क्या मतलब है, सिस का मतलब है कि अगर सेम साइड में हो, सेम टाइप के जो है वो लिगेंड, सेम टाइप के लिगेंड जो है वो सेम साइड हो तो उसको बोलते हैं सिस, और अगर डिफरेंट साइड हो तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। सेम लिगेंड सेम साइड का मतलब है 90 डिग्री पर अगर लिगेंड हो तो सिस होगा सेम लिगेंड, और अगर 180 डिग्री पे हो तो एकदम आमने सामने तो उसको बोलेंगे ट्रांस। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास PT Cl NH3 और ये क्या है, NH3 है, तो ये कैसा हो जाएगा, सिस, क्योंकि ये 90 डिग्री पे, ये कैसा हो जाएगा, सिस। ट्रांस का क्या मतलब हो गया, PT ये Cl एक सामने और एक 180 डिग्री पर, ऐसे ही NH3 और ये NH3 एकदम आमने सामने है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें अपन, ये तो अपन ने किस में पढ़ लिया, टेट्राहेड्रल में। अब ऑक्टाहेड्रल में पढ़ लेते हैं, जैसे ये PT Cl अब यहाँ पर अपन को देखना है किसको, यहाँ पर जो कम नंबर ऑफ लिगेंड कम है उनको देखना है, तो NH3 को देखना है। तो NH3 अगर आमने सामने है दैट मीन्स ये क्या है, ट्रांस है। और NH3 अगर इनकी देखो पोजीशन में बदल दूं, अब ये 90 डिग्री पर है, ठीक है, अब ये Cl यहाँ, अब ये क्या हो जाएगा, ट्रांस ना होके क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, सिस, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर मैं बाइडेंटेड लिगेंड वाला कोई लूं, जैसे इथाइलिन डायमीन ले लूं, यहाँ पर ये मैंने इथाइलिन डायमीन को सीधा इस तरह से लिख लिया, ये लिखने में थोड़ा इजी रहता है इसलिए पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा जाता। ये एक Cl इधर और एक Cl इधर, तो बताओ ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांस, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रांस और सिस बनता है। अगर इसी का सिस बनाए तो PT Cl और ये Cl और ये इथाइलिन डायमीन एक इधर जुड़ा हुआ और एक इथाइलिन डायमीन इस तरह से जुड़ा हुआ। अब दोनों Cl 90 डिग्री पर है, ये क्या बन गया, सिस। तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है Ma3B3 टाइप के मॉलिक्यूल में, जिसमें एक फेक बनता है और एक मर आइसोमर बनता है। Ma3B3 एक बनता है फेक और एक बनता है मर आइसोमर। तो क्या है ये अपन देखते हैं, देखिए लाल रेड कलर के हैं दैट मीन्स ये सेम लिगेंड है, और ग्रीन कलर के ये सेम लिगेंड है। आप ध्यान से इसको देखिए,
तो आप देखोगे ये तीनों सेम फेज में है, ये तीनों किस फेज में है, सेम फेज में है। तो सेम फेज में है तो फेशियल इसको एक, है ना, ये देखो आपको तीनों एक साइड में दिखते होंगे। ऐसे रेड वाले को देखेंगे, ये तीनों रेड वाले भी तीनों क्या होंगे, एक साइड एक फेज से आपको दिखेंगे। इसलिए जो है वो इसको अपन जो है वो फेशियल आइसोमर कहते हैं। अब अगर अपन बात करें मेरिडियोनल मर की, है ना, तो वो कैसा दिखता है, देखिए देखो तीन तीन है ना, तीन रेड है, तीनों इनको एक साथ अपन काट सकते हैं, है ना, एक ही है ना लाइन में है तीनों। देखो तीनों एक ही लाइन में है, तो इसको बोलते हैं मेरिडियोनल। इस तरह से तीनों एक ही लाइन में आ जाए, जैसे हरे वाले तीनों एक लाइन में, ऐसे ही मैं अगर रेड को करूं तो रेड वाले भी क्या हो जाएंगे, तीनों एक लाइन में। देखो तीनों, तो इसको बोलते हैं मेरिडियोनल। अब अपन बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होती है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि वैसा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सब चीज सेम है, बस ऑप्टिकल कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट होंगे, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर को बोलते हैं, और जो कि कैरेक्टर है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल कैरेक्टर डिफरेंट। अब इसमें ध्यान देने को कौन है जो ये शो करेगा, तो इसमें ध्यान रखना है सिमेट्री एलिमेंट जिसमें एब्सेंट होंगे, है ना, सिमेट्री एलिमेंट्स मस्ट नॉट बी प्रेजेंट, है ना, ये नहीं होने चाहिए, तब वो कंपाउंड जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा अपनी मिरर इमेज के। तब वो मिरर इमेज उससे अलग होगी, तब वो कंपाउंड कहलाएगा कायरल। कायरल कह दो, नॉन सुपर इम्पोजिबल कह दो, या ये कह दो कि सिमेट्री एलिमेंट कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तभी वो टिपिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, तभी उसका जो है वो मिरर होगा। तो अगर अपन शॉर्ट में अगर बोले तो आपको देखना क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। ठीक है, वो मॉलिक्यूल कैसा है, एकायरल है ना। इसका मतलब है उसकी मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पोजिबल होगी, सुपर इम्पोज होगी। अब कायरल कौन से होंगे, कायरल का मतलब आपको सिर्फ क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट है दैट मीन्स मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ सिर्फ। इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोज होगा। वो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोज होगा। अगर टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में आप एक ही चीज ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल के लिए, है ना, चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अगर चारों वैलेंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, इस ए से कोई एक्स जुड़ा हुआ है, कोई वाई, कोई जेड, कोई क्यू जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल। अगर कोई भी दो सेम हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एकायरल। अगर अपन बात करते स्क्वायर प्लेनर की, तो स्क्वायर प्लेनर में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये ऑलवेज, चाहे चारों सेम हो चाहे चारों अलग हो, ये हमेशा कैसा होगा, एकायरल होगा। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में अलग अलग पोजीशन होगी। ऑक्टाहेड्रल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, है ना, हो भी सकती है और नहीं भी। स्क्वायर प्लेनर में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ऑक्टाहेड्रल में दो कंडीशन आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। अगर होगी तो वो कैसा होगा, एकायरल होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो कैसा होगा, कायरल होगा। फिर उसके क्या बनेंगे, मिरर इमेज जो है वो बनेगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो एग्जांपल नंबर 1, जैसे CO एथाइलिन डाइअमीन थ्राइस, अगर इसकी अपन बात करें तो किस तरह से ये बना होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा।
सीधी सी बात है, ये ऑक्टाहेड्रल अपन ने बना दिया। अब इथाइलिन डाइमीन किस टाइप से यहाँ पर जुड़ेंगे, तो एक ऐसे जुड़ जाएगा, दूसरा इथाइलिन डाइमीन इस तरह से जुड़ेगा, और तीसरा इथाइलिन डाइमीन जो है वो इस तरह से जुड़ जाएगा। तो अब इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्या नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसका जो है वो मिरर बनेगा, इसका मिरर बनेगा। दैट मीन्स ये कैसा कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो है वो कायरल है, ये कैसा कंपाउंड है, कायरल कंपाउंड है, और इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो मिरर इमेज बनाते हैं अपन इसकी, ये सीओ पहले ऑक्टाहेड्रल बना दिया, अब जो सामने है उसको सामने रखते हैं, ये EN, ये इथाइलिन डाइमीन, और ये इथाइलिन डाइमीन। तो ये इसका बन गया मिरर इमेज। ये ऑप्टिकल आइसोमर है, एक दूसरे के ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। अब बात करते हैं अपन मेटल कार्बोनिल की। तो मेटल और कार्बोनिल में क्या होता है, कार्बोनिल लिगेंड है जो क्या करता है, जनरली इलेक्ट्रॉन देता है। तो कार्बोनिल अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। बट यहाँ पर जो मेटल भी क्या करता है, वापस कार्बोनिल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। जब कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन देता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन देता है तो पाई बॉन्ड बनता है। इस पाई बॉन्ड को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, मतलब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है तो इसको क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, वापस से ये बॉन्डिंग बनती है। इस इंटरेक्शन को बोलते हैं सिनर्जेटिक इंटरेक्शन, सिनर्जेटिक इंटरेक्शन। सिनर्जेटिक इंटरेक्शन का मतलब है दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन को बढ़ा रहे हैं, मतलब कार्बोनिल जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मेटल फिर से वापस इलेक्ट्रॉन देता है, तो सिनर्जेटिक इंटरेक्शन से बॉन्ड बनता है। इससे बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। अब ये किस तरह से बॉन्डिंग होती है, तो मेटल के पास क्या होता है, जो है वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। और कार्बोनिल के पास जो है वो एंटी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहते हैं। तो पहले तो क्या होता है, कार्बोनिल के जो फील्ड ऑर्बिटल है वो मेटल के जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं उसके साथ क्या करते हैं, ओवरलैप, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। ये कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। फिर क्या होता है, मेटल जो होता है वो पॉजिटिव रहना चाहता है, बट उसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ने दिए। तो मेटल अपना नेगेटिव चार्ज वापस किसको देता है, कार्बोनिल को, जिससे कौन सा बॉन्ड बनता है, जिससे क्या बनता जाता है, पाई बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं सिनर्जेटिक इंटरेक्शन। इससे जो है स्टेबिलिटी हाई हो जाती है, जितना कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को उतना ही मेटल फिर से वापस किसको देगा, कार्बोनिल को। तो कुछ कार्बोनिल की स्ट्रक्चर है जो अपने बार बार जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो NiCO4 की स्ट्रक्चर है पहली, तो इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अपन को यहाँ पर ऐसी मिल जाती है। यहाँ पर अगर अपन बात करें FeCO5 की, तो FeCO5 के लिए जो है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये CO एक इधर और एक इधर, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर आती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। CrCO6 का आपको पता ही है, CrCO6 का ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। 6 का मतलब आप देखते क्या समझ लो, ऑक्टाहेड्रल। तो 4 CO तो इस तरह से रख दो, और एक CO ऊपर और एक CO नीचे, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इंपॉर्टेंट चीज है ये Mn2CO10 की स्ट्रक्चर और Cr2CO10 की स्ट्रक्चर। तो इसको कैसे बनाना है, तो अपन को पता है टू मेटल है, तो टू मेटल को अलग अलग इस तरह से बना दो, ठीक है। अब इन मेटल और मेटल के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। इन मेटल और मेटल के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अब
CO कितने हैं, 10 है, तो 1 2 3 4 5 इधर लगा दो और 5 ही जो है वो इधर लगा दो। 1 2 3 4 और 5 दोनों ही ऑक्टाहेड्रल होते हैं। ठीक है, बस आपको अब क्या क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ये जो कार्बोनिल होते हैं कौन से, ये वाले, इन कार्बोनिल को बोला जाता है टर्मिनल कार्बोनिल। टर्मिनल कार्बोनिल, तो टोटल टर्मिनल कार्बोनिल इधर 5 है और इधर भी कितने हैं, 5 है। टोटल कितने हो गए, 10 टर्मिनल कार्बोनिल है किसमें, Mn2CO10 में। Mn और Mn के बीच में क्या है, बॉन्ड है। Mn का मतलब है मेटल, और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो कितना है, 1, एक बॉन्ड है। तो अगर CO2 CO8 की बात करें अपन, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, देखते हैं। तो CO और ये CO, पहले तो ये लगा दो, फिर 8 है तो 3 3 तो फिक्स कर दो, 3 इधर और 3 इधर, ये CO CO और ये CO। देखो ये CO कार्बोनिल है और ये कोबाल्ट है, इसका ध्यान रखना, एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में होगा। अब स्पेशल यहां पर आते हैं ब्रिज कार्बोनिल। ब्रिज कार्बोनिल का मतलब है दो कार्बोनिल एज ए ब्रिज काम करेंगे, दोनों से ही जुड़े हुए होंगे। इन कार्बोनिल को क्या बोलते हैं, ब्रिज कार्बोनिल। तो यहाँ पर जो है वो टर्मिनल कार्बोनिल तो कितने हैं, 3 इधर है और 3 इधर है, तो टर्मिनल कार्बोनिल कितने हो गए, टर्मिनल कार्बोनिल हो गए यहाँ पर 6, और ब्रिज कार्बोनिल कितने हो गए, 2, और मेटल मेटल बॉन्ड कितना हो गया, 1। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब अगर अपन पोटेश की बात करें, तो हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन है ना, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। उसके अंदर क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, कौन सी मेटल होती है, वो मेटल होती है आयरन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेम पार्ट और एक होता है प्रोटियस ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन पार्ट जो होता है वो प्रोटीनियस पार्ट होता है, और हिम पार्ट हो जाता है वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। क्लोरोफिल में कौन सी मेटल होती है, मैग्नीशियम होती है। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, उसके अंदर जो है वो कौन सी मेटल होती है, कोबाल्ट, है ना, साइनोकोबालामिन नाम से। जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है वो टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, किसका कॉम्प्लेक्स होता है, टाइटेनियम का। वाटर की हार्डनेस जो है वो किससे डिटर्मिनेशन होती है, वो होती है EDTA के कॉम्प्लेक्सेस से। EDTA लिगेंड है, उसके अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस यूज करते हैं, उससे जो है वो उसकी हार्डनेस जो है वो डिफाइन की जाती है। तो इस तरह से एक जनरल अपने पास जो है पूरे चैप्टर की समरी हो गई। थैंक यू।